चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 गुदलू भागवन की ओर चलते हैं, जिसमें इसके सारे प्रश्न के एक-एक चैप्टर वाइज हल करके आपको हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आज पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 जो सबसे पहले हम लोगों को इस पाठ के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। सारण जिले के जीरादेई गांव में। इनके पिता का नाम महादेव सहाय है। महादेव सहाय थे, जो फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। चलिए बच्चों, हम लोग तो इस पाठ को अच्छे से पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली हुई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए, कह रहा है कि नालंदा में ज्ञान साधन के सुरभि पुष्प खिले हुए थे। एशिया महादेश से एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधित सूत्र भी उनके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातों कही गई थी। सिर्फ बता रहे हैं, क्वेश्चन है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। चलिए, क्वेश्चन कहा गया है कि इस नालंदा में ज्ञान साधन के सुरभि पुष्प खिले हुए थे। माने आज भी नालंदा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होते थे? 20 वर्ष से बच्चे पढ़ने आया करते थे। दूर दूर अलग अलग देशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, और यहाँ शिक्षा ग्रहण करके फिर अपने देश लौट जाते थे। तो वही कहा जा रहा है कि नालंदा में ज्ञान साधन के सुरभि पुष्प खिलते थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उनके साथ जुड़े थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इसी बात के कारणों के कारण उपयुक्त बातों कही गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और कहाँ अवस्थित थी? चलिए, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी था। मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था? राजगिरी था। और वह 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरिब्रज का राजगिरी नाम से प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था और वह कहाँ अवस्थित थी? तो कहाँ अवस्थित थी? तो राजगिरी नाम से प्रसिद्ध थी। और यह चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? चलिए, इसको देखते हैं। बुद्ध के समय नालंदा की गांव में प्रवाईजीविकों का आम्रवन था। क्या था? जैसे बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाईजीविकों का आम्रवन था। आम्रवन। महावीर और मेखली पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? चलिए, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखली पुत्र की भेंट हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देख। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? चलो, महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किया था। कितने वर्ष का? तो 14 वर्ष का। कितने दिनों का नहीं बेटा? तो 14 दिनों का। कितने दिनों का किया था? तो 14 दिनों का वर्षावास किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 खत्म हुआ। अब 6 को देखते हैं। 6 में है, तारानाथ कौन थे? तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? तारानाथ कौन थे और उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? चलिए, तारानाथ वो कौन थे? तो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे, और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। तारानाथ कौन थे? तो तारानाथ एक विद्वान थे जो तिब्बत के निवासी से। उनके अनुसार नालंदा को क्या सारिपुत्र का जन्म बताए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुई? एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुई? चलिए बताते हैं। ये दोनों और अशोक और अनुसूति के काल में हुआ था। चलिए देख लेते हैं। नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुत बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है 8, फैयान कौन थे, वे नालंदा कब आए? फैयान कौन थे? ठीक है, चलिए। फैयान चीनी यात्री थे जो 4ठी सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सरिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित सपुत्र को दर्शन किए। क्या किए? तो उन्होंने फैयान कहाँ कौन थे? वो एक चीनी यात्री थे जो 4ठी सदी में नालंदा आए थे और उन्होंने ही सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित सपुत्र को क्या किए थे? दर्शन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में है, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? चलिए, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चंद हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चंग भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति की शिखर पर था। उस समय क्या था? नालंदा कुछ विकास की ओर बढ़ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? चलिए, चीनी यात्री युआन यंग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यह अपने पूर्व जन्म से उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। नालंदा, इसको क्या किया था? नौ अल जोर दा बराबर नालंदा। नंबर 11 को देखते हैं। 11 में है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? चलिए देखते हैं बच्चों। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उतार दान से हुआ है। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान दी थी। उस समय की बात है जब कुछ लोगों ने अपने खर्चों से भूमि खरीदकर बुद्ध को दिया और उनके द्वारा ही क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी और स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, यशोवर्धन को शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। यशोवर्धन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण करना है। जैसे बताया गया है कि यशोवर्धन ने नालंदा के लिए क्या किया, कब आया, कैसे किए। चलिए देखते हैं। 18वीं सदी के यशोवर्धन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ की बिहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में संघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ की भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। यो तो भारतवर्ष में अनेक संधारम है किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। बच्चों, जैसे यशोवर्धन के समय में उन्होंने अपना वर्णन बताया कि ये तो भारतवर्ष में अनेक यहाँ पे क्या है शिलालेख है, लेकिन ये सबसे अलग है, जो सबसे अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इत सिंह कौन था? ठीक है, उन्होंने नालंदा के बारे में क्या बताया? इत सिंह कौन था और उन्होंने नालंदा के बारे में क्या बताया? इरिसंग चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा बिहार के 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। उस समय क्या थे? नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनमें इन वर्णों की सच्चाई प्रकट की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मरण एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बाल पुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की
उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों के आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बलपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़ी विहार का निर्माण करवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? चलिए देखते हैं। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। चलिए वो कौन कौन थे जानते हैं। एक, विद्या नंबर 1 शब्द विद्या या व्याकरण। शब्द विद्या या व्याकरण, इसमें होता क्या है, जिससे भाषा का साम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा था हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थियों में अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। चलिए विषय नंबर 3 चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरे को भी निरोग बना सके। इसके लिए चिकित्सा विद्या भी वहाँ सिखाया जाता था। विषय नंबर 4 इसमें था शिल्प विद्या। शिल्प विद्या में होता है कुछ कर एक शिल्प को सिखाना, यह यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्रों को व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। चलिए नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। चलिए नेक्स्ट 16 देखते हैं। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वान की क्या करना है, हम लोग को सूची बताना है। चलिए नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची निम्न है, ऐसे करके भी आप लोग लिख सकते हैं। जिसमें समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे। उस विद्यालय के कुलपति कौन थे? धर्मपाल। उस समय शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्त्रीमणि, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है शिलभद्र से युवान चंग की क्या बातचीत हुई। चलिए, जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शिलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवा चंग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध जीवन भूमि है, इसलिए इसके प्रति प्रेम न होना जन्म भूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरे के हितार्थ में बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उस प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर में शिलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यहाँ उदात्त विचार तो विद्धो तो बौद्धि तो जैसा है, मेरा हृदय भी तुम्हारा सदासाओं का समर्थन करता है। यही उनके साथ शिलभद्र और युवा चंग के साथ बातचीत हुई थी कि उन्हें रोका कि आप यहीं रह जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रेरणा बताई कि उन्हें वह रोक नहीं सका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नहीं 18 है। चलो क्वेश्चन कर रहा है विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। चलिए कि नालंदा की जो शिक्षा थे ये विदेशों में इसका प्रचार कैसे होता था। चलिए पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट छन गप्पो 630 ईस्वी में ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ विद्वान को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविंद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति चरित
तिब्बती सम्राट ने के आमंत्रण पर उसने देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए थे। इस विद्वानों में आचार्य पंज संभव 749 ईस्वी में और दिव्य शंकर श्री ज्ञान 38 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय है कि उन्होंने कब कब जाकर क्या किए, अपने नालंदा विश्वविद्यालय का जो शिक्षा था तिब्बत में प्रचार किए। कब कब किए हैं, तो सबसे पहली बार 749 ईस्वी में और दूसरी बार 980 ईस्वी में, जो ताम्रपत्र पर भी उल्लेखनीय है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान दान की विशेषता क्या है, चलिए जानते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और आनंद होता है। न उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न उससे लेने वालों की। यही ज्ञान दान की विशेषता है। ज्ञान दान ऐसा है कि हम किसी को दे भी रहे हैं तो क्या होगा, वो मेरे पास से कमी नहीं होगा,